नमस्ते। भारत के लेबर कानून थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? अच्छा, क्या हो अगर हम इन्हें एक कहानी की तरह समझें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक कर्मचारी के करियर का पूरा सफर देखेंगे, उसकी पहली नौकरी से लेकर रिटायरमेंट तक, और जानेंगे वो 4 जरूरी कानून जो हर कदम पर उसके साथ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, ये जो कानून है ना, ये सिर्फ रूल्स नहीं है। ये तो एक कर्मचारी की जिंदगी के वो माइलस्टोन्स हैं जो उसे सिक्योरिटी और राइट्स देते हैं। नौकरी के पहले दिन से लेकर एक डिग्निफाइड रिटायरमेंट तक हर मोड़ पर एक कानून है जो उसका साथ देता है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? नौकरी के पहले दिन से। और यहीं पर हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी कानून सामने आता है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सोचिए, ये वो बुनियाद है जिस पर एक कर्मचारी के सारे अधिकार टिके होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए ना थोड़ा सा पास्ट में चलना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता था? वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। उन्हें इतने कम पैसे मिलते थे कि गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता था। तो सरकार को एक बेसलाइन सेट करनी पड़ी, एक ऐसी लाइन जो कम से कम बेसिक जिंदगी जीने के लिए जरूरी हो। अब ये देखिए, इस कानून ने सिचुएशन को कैसे पलट दिया। पहले मनमाने पैसे मिलते थे, अब एक गारंटीड मिनिमम वेज है। पहले कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, अब सरकार सैलरी तय करती है। और तो और, एक्सप्लॉयटेशन की जगह अब ओवरटाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। कितना बड़ा फर्क है ना? और इस कानून की असली ताकत देखनी है। संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज से कम देना पता है क्या है? वो फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूरी। मतलब ये सिर्फ एक रोल तोड़ना नहीं है, ये तो आर्टिकल 23 के तहत मिले फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो याद रखिए, मिनिमम वेज सिर्फ पैसा नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो सफर में अब आगे बढ़ते हैं। नौकरी शुरू हो गई, मिनिमम वेज मिल रहा है। अब बात आती है एक फेयर और स्ट्रक्चर्ड सैलरी की। इसको समझने के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं जर्नलिस्ट्स का। और यहीं पे हमारा दूसरा कानून आता है, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। तो फिर वही सवाल, जर्नलिस्ट के लिए एक अलग से कानून क्यों? बात यह थी कि उस वक्त न्यूज़पेपर ओनर्स अपनी मनमर्जी से सैलरी देते थे। कोई यूनिफॉर्म पे स्ट्रक्चर था ही नहीं। तो सरकार को लगा कि भाई इन्हें भी तो वर्कर्स की तरह प्रोटेक्शन की जरूरत है। और पता है, इस कानून की सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी डेफिनेशन। वर्किंग जर्नलिस्ट का मतलब सिर्फ रिपोर्टर नहीं है। इसमें एडिटर्स, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर्स, मतलब शॉर्ट में कहें तो हर वो इंसान जो कंटेंट बना रहा है, वो शामिल है। तो इसका स्कोप काफी वाइड है। तो आखिर ये सैलरी तय कैसे होती है? इसके लिए सरकार एक वेज बोर्ड बनाती है। अब ये बोर्ड ना कई चीज़ों को देखता है, जैसे महंगाई कितनी है, इंडस्ट्री कितना कमा रही है, दूसरे सेक्टर्स में क्या सैलरी मिल रही है। मतलब ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और इसका फैसला बाइंडिंग होता है। मतलब हर न्यूज़पेपर को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कर्मचारी के सफ़र के मिड पॉइंट पर। अब यहाँ क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और यहीं पर हमारा तीसरा कानून एक शील्ड की तरह सामने आता है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, सच में। तो सोचिए, अगर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? स्ट्राइक, लॉकआउट, हंगामा? नहीं। बस इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये कानून बना। इसका मेन मकसद है इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना और सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करना। अच्छा, तो ये कानून प्रोटेक्ट किसको करता है? एक्ट में एक शब्द यूज हुआ है, वर्कमैन। अब इसमें कौन कौन आता है? लेबर, क्लर्क, टेक्नीशियन। लेकिन हाँ, जो लोग मैनेजरियल रोल में हैं वो इसके अंडर नहीं आते। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और सिर्फ यही नहीं, ये कानून नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 25F के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को हटाना है ना, तो 3 शर्तें हैं जो पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहली, 1 महीने का नोटिस, दूसरी प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, और तीसरी सरकार को इन्फॉर्म करना। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो टर्मिनेशन इलीगल है। सिंपल। तो अब हमारा कर्मचारी अपने करियर के फाइनल चैप्टर में पहुंच चुका है, रिटायरमेंट। सालों की मेहनत और सर्विस के बाद एक सम्मान तो बनता है ना? और यहीं पर हमारा चौथा कानून आता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये एक तरह से लंबी सर्विस के लिए एक रिवॉर्ड है। तो सवाल यह है कि इतने साल काम करने के बाद एंड में मिलता क्या है? ग्रेच्युटी,
और एक बात साफ समझनी होगी, ग्रेच्युटी कोई गिफ्ट या चैरिटी नहीं है। ये एक कर्मचारी का कमाया हुआ हक है, उसके रिटायरमेंट के लिए एक सोशल सिक्योरिटी। अब ग्रेच्युटी के लिए कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहली कंडीशन, कम से कम 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन हाँ, एक पेंच है। अगर किसी ने कोई सीरियस मिसकंडक्ट किया है तो उसकी ग्रेच्युटी रोकी भी जा सकती है, और अगर कंपनी पेमेंट में देर करे तो उसे इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ता है। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस धर्म प्रकाश शर्मा केस में कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा, ग्रेच्युटी एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं। मतलब ये एक लाइन इस कानून की पूरी फिलॉसफी बता देती है। तो लीजिए, हमने एक कर्मचारी का पूरा करियर का सफर देख लिया, और जब हम इन चारों कानूनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पूरा सेफ्टी नेट नजर आता है जो एक कर्मचारी को उसके करियर के हर स्टेज पर सपोर्ट करता है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। जॉब ज्वाइन की तो मिनिमम वेजेस एक्ट ने प्रोटेक्ट किया, सैलरी फिक्स हुई तो वेज बोर्ड जैसे एक्ट्स ने फेयरनेस पक्की की, काम के दौरान कोई डिस्प्यूट हुआ तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ने बैलेंस बनाया, और आखिर में रिटायरमेंट पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ने सालों की सर्विस को ऑनर किया। तो एंट्री से लेके एग्जिट तक ये कानूनी सफर एक कर्मचारी को एम्पावर करता है। लेकिन आखिर में एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि ये कानून सिर्फ कागजों पर ही मजबूत हैं या असल में ग्राउंड पर भी कर्मचारियों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।